नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। हमारी खास पेश आप देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हां, बिहार चुनाव की रवायत सियासी कम, जातिगत ज्यादा है। SC, ST, OBC और EBC वोट बैंक हर दावे को फेल और परास्त कर देते हैं। NDA सरकार इस बार भी जीत का दावा कर रही है। सीट बंटवारे पर भी माहौल ठीक ठाक लग रहा है। बार बार यह भी जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, सीटें किसकी कितनी भी आए। लेकिन सियासत में भितरघात न हो, आघात न हो, धोखा न हो, झूठ का तड़का न हो तो वो सियासत कैसी। खबर बड़ी है और बड़ी होने से ज्यादा खबर चिंता बढ़ाने वाली है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने गियर बदला है। सुर और लहजा भी अलग लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में चिराग पासवान के एक्टिव होने से सिर्फ नीतीश कुमार को चिंता है। चिराग पासवान का एक्टिव होना बिहार बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है। चिराग पासवान अलग प्लान पर काम कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार NDA में इस बात को लेकर काफी हलचल है कि चिराग कहीं चुनाव के दौरान खेल न बिगाड़ते हैं। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की जगह लेने की फिराक में है? क्या चिराग बिहार में NDA के नीतीश कुमार बनना चाहते हैं? और क्या यह संभव है? बिहार में किसी की सेफोलॉजी काम नहीं आती, काम आता है तो जाति वाला फॉर्मूला। जातिगत जनगणना का ऐलान इसकी सबसे बड़ी नजीर है। अगले 1 घंटे लगातार बाहुबली बिहार का चुनावी विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले चिराग को सुनिए। हवा बदली है और तस्वीर भी। और यहां से विधिवत तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विधिवत शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कर रही है। मन से आज मैं कई बातों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं रखूंगा भी, जिसमें मेरी पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और गठबंधन को कैसे और मजबूत करते हुए हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हों। इस बार छोटी जीत से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, वो तो हो ही रही है, पर इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज्यादा NDA सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था EVM। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। अपने सहयोगी के साथ भी रहेंगे, उनका साथ भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस मैच फिक्सिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाए थे वहां पे उद्धव जी के चेहरे को? वहां पे कांग्रेस और उनके वहां पे जो क्षेत्रीय नेता लोग थे, किस तरीके से उन लोगों ने वहां पे बवाल मचाया था, वही हाल इनका यहाँ पे भी होने वाला है। ये लोग किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे नहीं। महागठबंधन इसी तरीके से दुविधा में जाएगा और जो थोड़ी बहुत कसर भी है, जो कुछ वोट कुछ जगहों पे इनकी जमानत बचने के लिए लोग हासिल कर पाते हैं, वो भी कांग्रेस और इनके गठबंधन के भीतर के विरोधाभास में ही सब समाप्त हो जाएगा। तो आपने चिराग का बयान सुना, लगता ऐसा है कि दिल में कुछ है और जबान पे कुछ है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, चर्चा बिहार पर करने जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सम्राट प्रवक्ता हैं LJP-R के, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर दिनेश पाल हैं, प्रवक्ता हैं RJD के। पाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। मनोज लाल मन्नू हैं, प्रवक्ता हैं JDU के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भूपेंद्र यादव से करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, चिराग सब मीठा मीठा तो बोल रहे हैं, लेकिन जो लहजा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ठीक लग नहीं रही है। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और पूरे बिहार को कोटि कोटि प्रणाम। अमित जी, इस बात के लिए मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी आज ये सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि देश के हर कोने में बसे लोगों का विश्वास के रूप में
और आत्मगौरव का प्रतीक बन चुके हैं। जी। जनता हर मंच पर उनके लिए स्नेह और समर्थन जताती है। आप लिख के लाए हैं इसी क्या? बात का प्रमाण है भूपेंद्र यादव, आप लिख के लाए, लग रहा कुछ है निबंध जो आप नीचे देख के पढ़ रहे हैं। इसी बात का प्रमाण है मेरे भाई कि देशभक्त जो है और देश का निर्माण करता का यह परिचय देता है। सुनिए भूपेंद्र यादव, यही सच्चाई है। भूपेंद्र यादव, सीधा सवाल था। और चिराग पासवान कह कुछ रहे हैं, उनके मन में कुछ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले क्या खेल बिगाड़ सकते हैं? क्या बिहार का नीतीश कुमार बनना चाहते हैं? सवाल बहुत सीधा है। भूपेंद्र यादव, सीधा जवाब दीजिए ना, सीधा सीधा जवाब। ऐसा है जी जी कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई हम बिहार के अंदर में एनडीए गठबंधन के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारे बिहार का जो अग्रणी पंक्ति का लीडर है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम उनके साथ हैं और हम लोग घटक दल जितने भी हैं बहुत मजबूती से इलेक्शन को लड़ेंगे। और आप लोग जो 3 के तार बना रहे हैं कि स्टेज से बोले हैं कि 144 सीट पर लड़ेंगे, तो उसका आप उनकी भाव को समझ नहीं पाए। उनका कहने का मतलब ये है जी कि हम 243 सीट की बात इसलिए किया कि हमारा एनडीए गठबंधन का जो 5 पांडव है उसको यह फीलिंग नहीं हो कि भाई हम नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरे 243 सीटों पर चिराग पासवान को मान करके समर्पित होकर के एनडीए के जितने भी घटक दल के हमारे विधानसभा 2025 चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को यह मान करके वोट करने की जरूरत है कि यहाँ भी चिराग पासवान जी ही। चलिए ठीक है, दिनेश पाल, ठीक है भूपेंद्र यादव, समझ गया। मैं सबको बारी बारी से बुलाना चाह रहा हूं, डिबेट में सभी शामिल हो। दिनेश पाल जी, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके पिता माननीय रामविलास जी एक मजे हुए राजनीतिक थे, एक बहुत गहरे पॉलिटिशियन थे, बिहार की नब्ज को बहुत करीब से समझते थे। उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है रामविलास पासवान जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि एनडीए का खेल नीतीश कुमार तो जो करें सो करें, चिराग पासवान क्या खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो गई थी, बहुत डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी जब कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। उसमें एनडीए वाला फील नहीं था। दिनेश पाल जी, देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने जोड़ा अमित जी, और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए कि नीतीश जी का या एनडीए का खेल चिराग पासवान जी क्या बिगाड़ेंगे, बिहार की जनता इस पर खेल बिगाड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा है, दोनों ऑडियो हमें तो बंद करेंगे हम। बिहार में जिस प्रकार से आज भी आप देखेंगे कि पटना जिला के विक्रमगंज में 2 युवकों की लाश मिली, हत्या हुई है, और कल बिहार की राजधानी पटना में घर में घुसकर माँ बेटी तो मौत के घाट उतार दिया गया, गोली मार दिया गया। तो जिस प्रकार बिहार में अपराध बढ़ा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चोरी हत्या बलात्कार हो रहे हैं, उसकी वजह से जो बिहार की जनता है वो खुद इस बार तय कर ली है कि उनको विदा कर देना है। चिराग जी साथ लड़े या अलग लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है और तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में अपना एक दिनेश जी मजबूती से लड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, चेहरा कौन है नहीं पता। कम से कम एनडीए में क्लैरिटी तो है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, सीटें कितनी भी आए, सीटों का बंटवारा हो चुका है। आपकी तो न सीट का बंटवारा हुआ है, न सीएम फेस का पता चला है। राहुल गांधी अलग राग अपना बांच रहे हैं जाके, आप लोग अलग बातें कर रहे हैं। कोई सिमिलैरिटी और कोई सिंक नजर नहीं आ रहा है महागठबंधन में, कोई सिंक नहीं है सर। बंटवारा में एनडीए का हुआ है, घोषित न महागठबंधन का जो भी है,
सीट बंटवारा समय पे हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और रही बात अब समन्वय समिति जो बनी है महागठबंधन की, उसके संयोजक बनाए गए हैं अब ये माननीय नेता तेजस्वी जी को बनाया गया है। चलिए तो ठीक है, जो स्थिति बिहार में है अभी जनता, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, बल्कि पार्टी ने जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपनी सरकार लाएगी। आपको पता है मुख्यमंत्री हमारे दिनेश पाल जी, आपको पता है बीजेपी ने जो प्रवासी बिहारी भाई हैं देश भर में, वो 3 करोड़ उनकी आबादी है जो बिहार से बाहर रहते हैं, बीजेपी उनको लामबंद कर कर बिहार बुला रही है। आपको पता है इस बात का? बीजेपी के इस फॉर्मूले, इस योजना की जानकारी आपको है? ये किस मुंह से बुलाएगी? 20 मुख्यमंत्री हैं और लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, लगातार पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। किस मुंह से उनको बुलाएंगे? बुलाएंगे तो अपना योगी प्रवासी बिहार में सब इनसे नहीं, आपको जानकारी नहीं है। देखिए जेपी नड्डा और अमित शाह खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनकी कमेटी बनी है, वो देख रही है इस मामले को। सम्राट के पास चलते। सम्राट, चिराग पासवान एक बहुत मेधावी और बहुत तेजस्वी नेता है। उनका काम करने का सलीका तरीका हम विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। बहुत मुखर हैं, बहुत प्रखर हैं और अपने पिता की तरह हूबहू एक मंझे हुए राजनीतिक बनते जा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हर किसी की अपनी राजनीतिक मंशा होती है, आत्मा होती है, मन होता है, हर किसी का अपना प्लान होता है राजनीति में। चिराग पासवान जी का प्लान क्या है? सम्राट। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे नेता श्री चिराग पासवान का विजन यही है, बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना। वो पहले दिन से कह रहे हैं। जिस दिन से ये विजन लॉन्च हुआ 2020 में, तब से लेके आज तक उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई बिहारियों की अस्मिता के लिए। हम सरकार में है, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमारे सरकार में कोई चीज गलत होता है तो उसको हम लोग आवाज उठाने का काम नहीं करें। अभी मुजफ्फरपुर में आपने देखा कुछ दिन पहले एक दलित युवती के साथ रेप हुआ था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। उसमें भी हमारे नेता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम किया, वहाँ उनके पीड़ित परिवारों से मिले और मिलने के बाद उन्होंने सीधा कहा कि इसमें दोषी पुलिसकर्मी भी हैं, इसमें दोषी बड़े पदाधिकारी भी हैं, उन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। तो अगर हमारे सरकार में, देखिए हमारे नेता युवा हैं, सोच उनकी युवा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना बिहार विकास किया है 2005 के बाद से, शायद कभी करता नहीं। राजनीतिक मंशा क्या है सम्राट? चिराग की राजनीतिक मंशा क्या है? सीधी मंशा है सर, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अपने पार्टी की तरफ से सीधी मंशा है कि बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 बनाना है। चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे युवाओं के हक का मामला हो, हर चीज में बिहार को और बिहारी को सबसे सर्वप्रथम लाना है। यही हमारी मंशा है, हमारे नेता की मंशा है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं सम्राट? देखिए ये हमारे गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का फैसला होगा। कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो योजना बन रही होगी। ऐसा नहीं नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, क्या बिल्कुल रफ आइडिया नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। हम सब एनडीए में जो अभी तैयारी चल रही है। कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? हम लोगों ने अपनी सीटों का लिस्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल गठबंधन के बीच में, और वहां से फिर उन लोगों ने लिस्ट दिया है और इसी बीच में समन्वय बना के हम लोग तय करेंगे कि कितनी सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। चिराग कहां से लड़ने जा रहे हैं? ये फैसला पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय। आपको इस बात की जानकारी नहीं चिराग पासवान आपके नेता कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का? नहीं, जानकारी अभी किसी को नहीं है, क्योंकि अभी इस तरह की बात, अभी सिर्फ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और इसमें लगातार अभी तय करना है कि हमारे नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की चिराग पासवान की अदावत बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार पसंद नहीं करते चिराग को, चिराग उनको पसंद नहीं करते। ये कहने की बात नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने कई मौकों पर देखा है और विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की बातें नीतीश कुमार के लिए कहीं, नीतीश कुमार ने चिराग के लिए जिस तरह के बयान दिए, कैसे सामंजस्य बैठेगा? दोनों में पटती तो बिल्कुल नहीं है। कैसे ये मैनेजमेंट कैसे हो रहा है बिहार में? देखिए बिहार माननीय मुख्यमंत्री इंजीनियर है और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भूतकाल में जितना उन्होंने काम किया और बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं और 2025 का चुनाव भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनेंगे। ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से क्लियर बता देना चाहता हूं। और माननीय चिराग पासवान मेरे नेता बिहार के भविष्य हैं और हम लोगों की भविष्य की तैयारी चल रही है। मतलब नीतीश कुमार के बाद वाला भविष्य, नीतीश कुमार के बाद वाला भविष्य
बिहार का भविष्य चाहे किसी के बाद नहीं, का हो। नीतीश कुमार के बाद वाला भविष्य में क्या दिक्कत है? नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ये बातें यदा कदा उन्होंने भी कही हैं और सब जानते हैं कि भाई बिहार में एक बहुत मुश्किल बात ये भी है। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, मैं आऊंगा सम्राट आपके पास। भूपेंद्र यादव, एक बड़ी स्थिति विकट है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बिहार में अपनी लीडरशिप को नहीं तैयार कर पाई, कोई बड़ा फेस आप क्रिएट नहीं कर पाए बिहार में। यही दिक्कत कांग्रेस के साथ भी है, बीजेपी कोई बड़ा फेस नहीं बना पाई और जो बड़े नेता थे उनको हाशिए पर भेज दिया बीजेपी ने। 2-4-5 बड़े नाम बिहार की राजनीति में थे भी, तो अब वो विलुप्त हो गए हैं। आपके पास कोई फेस नहीं है, माइनस कर दे नीतीश कुमार को तो बीजेपी का चेहरा कौन है बिहार में? भूपेंद्र यादव अमित भाई साहब जी, ये हमारे बिहार के अंदर में मतलब एक पर एक लीडर है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई फेस वैल्यू वाले लीडर नहीं। बताएं ना सर, नाम बताएं 2 लीडर। हमारे पास आदरणीय नित्यानंद राय जी जो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र के राज्य मंत्री, तो वो है। हमारे पास आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हैं, हमारे यहाँ सम्राट चौधरी जी हैं, तो हमारे यहाँ विजय सिन्हा बाबू हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फेस वैल्यू नहीं है। लेकिन रही बात गठबंधन की, तो हम लोग गठबंधन धर्म को बहुत भली भांति जानते हैं कैसे निभाना है। हम लोगों का हमेशा से चरित्र रहा है कि 2005 से ही आदरणीय सम्राट को म्यूट करिए पीसीआर, अभी उनका सवाल नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग जो है ना 2005 से लेकर के अभी तक बहुत अच्छी तरह से इंटैक्ट हैं। आज 2014 के बाद हमारे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की उन्नति जो है इस जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है कि पूरे बिहार की आम आवाम, गरीब जनता इस बात को समझ गई है कि बिना डबल इंजन की सरकार की हमारे बिहार के नौजवानों का खुशहाली नहीं आ सकती है मेरे भाई जी। ये जितने भी हमारे कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, इनका तो यह जमीनें नहीं है। आई का किए हैं कि बिहार में 4-5 बार आ गए और भदैया बैंक की तरह टेहो टेहो कर रहे हैं रे भाई। अब बिहार की जनता इनकी भाषा को समझ रही है। अब रही बात आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो आदरणीय तेजस्वी जी जो हैं बिहार में बहुत से प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी इनको दूल्हा चुनने से इनकार कर दिया रे भाई। ठीक है, ये दूल्हा जो अब चुनाया ही नहीं, तो ये लोग बिहार के अंदर में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। तो आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। लोगों का आपस में ही कर फुटौवन हो रहा है। भूपेंद्र यादव, तो बिहार की जनता भूपेंद्र को यादव, क्या देख आ रहे रहा हो? हूं भूपेंद्र यादव, पहले मैं चाहता हूं कि आपके सवालों के जवाब मिल जाए। दिनेश पाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश पाल जी। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है और मुझे लगता है कि आपको भी बतौर पार्टी ये पूछना चाहिए, अगर बीजेपी के पास बिहार में इतने बड़े चेहरे तो नीतीश कुमार का काम क्या था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल चल रहा है आरजेडी के अंदर, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताएं सर। सिर्फ फुटबॉल महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए के बीच है जी। जैसे कि आप सामने देखे कि चिराग पासवान जी कैसे छटपटा रहे हैं। जब भाजपा का इतिहास है कि जो भी उसके साथ पार्टी चिपकती है उसको वो निगलने की कोशिश करती है। जब जदयू को निगलने की कोशिश कर रही थी, जदयू छटपटाते हुए चलकर लालू जी के घर आए नीतीश जी, और उनको सहारा दिया गया। अभी चिराग पासवान जी की भी वही स्थिति होने से छटपटाने लगे। अब आप जो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है दिनेश पाल जी।
ऑडियो ग्लिच है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम्राट, जैसा कि मैं भूपेंद्र से भी पूछ रहा था और आपसे भी मेरा सवाल यही है कि अगर बीजेपी में इतने बड़े चेहरे होते तो नीतीश कुमार के साथ जाने की जरूरत क्या थी? जिसका नाम गिना रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जिन जिन लोगों के नाम गिना रहे हैं उसके बल पर चुनाव तो नहीं जीता जा सकता, ये सबको पता है। सम्राट, देखिए 2005 से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जी, ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर बिहार का विकास करने का काम किया है। कुछ महीनों को छोड़ दे तो ये दोनों पार्टियां लगातार एनडीए गठबंधन ने मिलकर बिहार को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। तो सबसे बड़ा चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो पूरे देश में नहीं, पूरे मतलब देश विदेश हर जगह उनका चेहरा काम करता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है कि मतलब पंचायत चुनाव से लेकर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा उपचुनाव सब मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ेंगे क्या? मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। कौन सा पंचायत चुनाव एनडीए ने मोदी जी के चेहरे पे लड़ा है? गलत बात, बिल्कुल भी ना ही कोई पंचायत चुनाव, ना ही कोई सर पंचायत चुनाव में मोदी जी के पोस्टर गांव में चस्पा मैंने देखे हैं पंचायत चुनाव के अंदर। सर तो पंचायत चुनाव में तो आपने मोदी जी के पोस्टर देखे हैं, यहाँ तो वार्ड के चुनावों में उनसे भी जो छोटा चुनाव होता है उसमें राहुल गांधी के पोस्टर आपने नहीं देखे होंगे सर। नहीं देखे, बिल्कुल देखे, बिल्कुल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग प्यार करते हैं, इसलिए लोग उनका चेहरा देखना चाहते हैं, इसलिए सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं अभी तक के भारत के, तो उनका पोस्टर लगाना कहीं से गलत नहीं। और दूसरी बात सर, मैं एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। जी सम्राट बताएं। जिस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं राजद और कांग्रेस की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भी मेरे पास खबर आई थोड़ी देर पहले कि 23 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम होना है। उसके बाद डे टू डे स्पीडी ट्रायल शुरू होगा, जिसमें जज साहब को 1.5 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होता है। ठीक है, ये नियम है। मैक्सिमम 1 महीने तक ये अगर चाहे जज साहब भी चाहे या किसी भी कारणवश 1 महीने तक ज्यादा से ज्यादा उस फैसला सुनाने में लेट हो सकता है। एक और मामला है जमीन के बदले नौकरी, सम्राट, वो भी मुकदमा चल रहा है। जी सर, हाँ वही बिल्कुल। तो अब सजा होगा ये नहीं, ये तो न्यायालय का अपना विशेष अधिकार है। लेकिन जिस कानून के तहत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब किसी भी नेता को अगर सजा मिलती है, उस कानून को बदलने के लिए माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैबिनेट में बिल लाए थे लालू यादव जी को बचाने के लिए। उस समय इस बिल को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया था, शायद आपको सर याद होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कैसे इन लोगों के हितैषी हो और राजद कैसे इन लोगों के हितैषी है। तो इन लोगों का संबंध कैसे बना हुआ है? तो इनका अपना गठबंधन तो शुरू से सिर्फ ये लोग सत्ता के लोभी हैं सर। इनको जमीनी स्तर पे बिहार के विकास से, बिहार में क्या काम हो रहा है, बिहार में कितना काम हुआ है, लाखों किलोमीटर सड़कें बनी है, हर क्षेत्र से, बिहार के किसी भी क्षेत्र से आप राजधानी में 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, इतना पुलों का निर्माण हुआ है, बिजली हर घर में बिजली। जिस बिजली के लिए सर जब मैं छोटा था मैंने देखा है 2003-4 में उस बिजली को मगर एक बार बिजली आती थी और तो एक उत्सव जैसा माहौल होता था, और जब बिजली कट जाती थी तो लगता था पता नहीं अब कितने दिन बाद आएगी। और ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के सरकार में सर बदली है जी। इससे कोई अछूता नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दिनेश पाल जी हमारे साथ हैं क्या? दिनेश पाल, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू, बोलिए सम्राट, बात पूरी कर लीजिए सम्राट। जी सर, मैं वही कह रहा था। तो बिहार के विकास को करने वाले सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिसमें भाजपा ने पूर्ण रूपेण सहयोग किया है। एनडीए ने मजबूती से बिहार में विकास करने का काम किया है। और रही बात मेरे नेता की, तो मेरे नेता ने उस दिन जो बयान दिया था, जिसको इतना हुआ बनाया जा रहा है, और खासकर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि चिराग जी ने कह दिया है कि 243 सीट पे लड़ेंगे, 243 सीट पे लड़ेंगे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। मतलब उनकी लोकप्रियता, मेरे नेता की लोकप्रियता बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि एक युवा भविष्य, एक युवा चेहरा, सबसे शिक्षित अगर नेता युवा में कोई है अभी वर्तमान में तो चिराग पासवान है। कम से कम 9वीं फेल नहीं है,
उनका कोई भी बयान एक भी ऐसा नहीं आता है, ना वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, ना वो धर्मवाद की राजनीति करते हैं, ना वो देश को या बिहार को तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो उनकी लोकप्रियता है सर, मेरे नेता की लोकप्रियता है तो 243 दिनेश पाल, ठीक है सम्राट, दिनेश पाल आगे जवाब। दिनेश पाल, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपके नेता पढ़े लिखे नहीं है, आपके नेताओं ने जंगल राज लाया, आपके नेता थे तो बिजली नहीं थी, आपके नेता थे तो सड़क नहीं थी, आपका गठबंधन सही स्टेबल नहीं है, क्या 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 प्रॉब्लम्स गिनाओ। बीजेपी और एनडीए तो गिनाते गिनाते थक गए। दिनेश पाल जवाब तो दे दीजिए, आपके नेता तो 8वीं 9वीं फेल की बात भी चल रही है। देखिए, देश में एक 34 फेल वाला भी बैठा हुआ है, उससे भी कभी डिग्री मांग लीजिए। और रही बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे नेता ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे खुली चुनौती दिया कि मंगल पांडे जो बिहार के लिए अमंगल घोषित साबित हो रहे हैं, उसकी बहस करके देख लें कि कौन कितना पढ़ा है, क्या काम किया है। और जिस बात आप नेता की कह रहे हैं, हमारे नेता ने बिहार के तमाम 90% लोग बता जो वंचित थे, हाशिए पे थे, जो अपनी चारपाई पे बैठ नहीं पाते थे, सड़कों पे जूता पहने चल नहीं सकते थे, उनको स्वाभिमान से जीने का जो सम्मान दिया, आत्मनिर्भरता दी और उन्हें जो स्वर दिया है, यह आदरणीय लालू प्रसाद ही दे सकते हैं और किसी के पास। अच्छा, एक चीज और दिनेश पाल जी, माफी चाहता हूं, दो पॉइंट और ऐड कर दूं। हाँ नहीं, आप बोलेगा 2 पॉइंट और। एक तो चारा घोटाले का जिक्र सम्राट ने किया। दिनेश जी बोलिए, सवाल एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। दिनेश जी एक सप्लीमेंट्री, दिनेश आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, एम आई ऑडिबल टू यू? दिनेश जी बस आप जवाब दीजिए, एक सप्लीमेंट्री ऐड कर दूं कि चारा घोटाले का जिक्र भी सम्राट ने किया और जमीन के बदले नौकरी का भी जिक्र किया। आप अपने जवाब में इन दोनों चीजों को भी ले लीजिएगा, प्लीज गो अहेड। दिनेश पाल, देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि अगर भाजपा के जो वॉशिंग मशीन है, एक बार अगर समझौता किए होते तो चारा घोटाला का नाम करते हैं, भाईचारा घोटाला बदल गया होता, तो साफ हो गया होता। तो यह जाहिर सी बात है कि जो वो हाशिए के समाज को मजबूत किए, उनको आवाज दिए, उसके बाद उन्हें किस तरह साजिश के तरफ वो लपेटा गया। अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे नेता भाजपा में मिलते जाते हैं, उनको तुरंत वॉशिंग मशीन में घुस देते हैं। तो एक वो अभी देखे हैं। और जिस कांड हुआ, बालिका गृह कांड जो हो रहा है, सृजन घोटाला जितना हो रहा है, उसी इलाके में जिस तरह बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, इस प्रशासन में हत्याएं हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए नीतीश जी? उनकी भी स्थिति ये है कि अब बिहार का मुख्यमंत्री, ठीक है, भूपेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। महिलाओं को पकड़ ले, कहाँ पे क्या कर दे, ये स्थिति बनी हुई है देश की, अभी बिहार की। इसलिए बिहार की जनता अब चाह रही है एक कर्मठ, तेजस्वी चलिए, ठीक है, सरकार चाह रही है। जो भूपेंद्र यादव, बिहार की जनता तेजस्वी ओजस्वी नेता चाहती है। भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए दिनेश पाल। ऐसा है भाई साहब, अमित जी कि दिनेश पाल जी और हमारे आदरणीय तेजस्वी पाल जी दिनेश तेजस्वी यादव पाले हैं, तेजस्वी यादव, नॉट यादव, दैट इज सो कॉल्ड यादव। एक मिनट आप अरे नाम मत बदलिए भाई, डिबेट हो रही है, नामकरण नहीं हो रहा है। दैट इज सो कॉल्ड यादव जी। आदरणीय तेजस्वी जी के बारे में जो ये बोल रहे हैं जी, ये भी पाल है, वो भी पाले हैं। अच्छा, शायद बिहार की जनता बड़ी कम जानती है। इनकी जो कुशासन थी 90 के दशक में मेरे भाई, 90 से लेकर के 2005 तक इन्होंने कांग्रेस को मठिया मेट करके आए थे। ये क्या बोलेंगे दिनेश जी, कांग्रेस के मठिया मेट करके आए और 1997 में इन्होंने। अरे दिनेश पाल जवाब दीजिए ना, मैं तो आपको भी रोक नहीं रहा हूं, जवाब तो दीजिए, जवाब दीजिए। बीजेपी का कुछ ऐसी बात अगर भूपेंद्र कह रहे हैं। 97 में इन्होंने राजद बनाई और राजद बना करके इतने अनिति कार्य किए और अवैध तरीके से चारा घोटाला से लेकर के लैंड फॉर जॉब घोटाला तक ये करके जो है धन्ना सेठ बन गए मेरे भाई। ये पूरे बिहार की जनता से छिपी हुई नहीं है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 में रहे,
सबसे बड़ी तो लुटेरी वो है जो वही कोरोना काल कांग्रेस में को और क्या बोलते ये हैं कहते कि वो गंगा थे के कि नाम पे जो सामंतियों का इलेक्ट्रॉन सरकार बॉन्ड के है, नाम पे और पैसा उसी बटोर को बटोर के गोद में देश जाकर बड़का बैठ गए। पाकिस्तान जो बना रहे हैं आज ही भाजपा उससे को बड़ा बदनाम कोई करते घोटाला कौन हैं हो सकता है कि देश में? हमको भाजपा वाला जो है आदमखोर जेल की में पार्टी। डाल रहा है, जबकि 98 में ही पहला जेल देवगौड़ा की सरकार में गए थे मेरे भाई। चारा घोटाला में कन्विक्टेड हुए, ये सजावार भी हुए। दूसरी बात, लैंड फॉर जॉब में ये पूरे आदरणीय लालू प्रसाद जी इतना न लूट किए नौहे दाते कि पटना के धरती पर 46 बीघा 16 कट्ठा 13 धूर जमीन इकट्ठा किए, ये गलत तरीके से कमाए हुए संपत्ति। और यहाँ हथुओ महाराज का इतना बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है रे भाई। पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता सब इनको समझ गई है कि ये लोग संपत्ति को लूट करने वाली बिहार की रिसोर्स पर हमला करके चारा, गाय के चारा से लेकर के बिहार के अलकतरा तक ये लोग पी गए। अब पी करके जो है ना इतना कुछ संपत्ति बना लिया दिनेश पाल को कि आज बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है, भूपेंद्र यादव रुकिए, भूपेंद्र यादव रुकिए। दिनेश पाल पार्टी को डिफेंड तो कर लीजिए कम से कम। दिनेश पाल जी, भूपेंद्र यादव जस्ट होल्ड ऑन। दिनेश पाल जी कम से कम अपनी पार्टी को डिफेंड तो करिए। नेशनल टेलीविजन की डिबेट में आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं जी। तो बिना बेबुनियाद का किसी का जाति का सर्टिफिकेट बांट रहा है, इतना ही सर। इसके पार्टी को सिर्फ जाति जनगणना आज तक क्यों नहीं करा पा रही है? जाति जनगणना करा के देश में आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? 65% आरक्षण बना के बढ़ा के भेजा गया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं की। और ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के गाय के मांस बेचने वाली कंपनी का पैसा खाया है लोग, तो क्या मांस खाया गया क्या? और घोटाला वाला जो पैखाना पे घोटाला हुआ था उसका पैसा खा गया लोग। जदुवंश में आप लोग नहीं आते हो। लीजिए भैया, ये फैक्ट है। लीजिए, आपके वंश पे सवाल खड़े कर दिए दिनेश पाल, अब तो जवाब दे दीजिए। हम लोग क्या चुनाव लड़ेंगे? डिबेट पे नहीं बोल रहे हैं आप जब। वंशी नहीं है, लालू यही फैक्ट है। लालू जी तो जब से वो बिहार के लोगों का कल्याण करने लगे तो कुछ ऐसे हैं जो भाजपा में जाके जो बिना पेटी वाले जो है खुद वो अपनी जाति के अरे आपके तो लालू प्रसाद जी कहते थे, सम्राट में आ रहा हूं सम्राट नहीं पटक सकी उसको भाजपा क्या पटकेगा, क्या बात करते थे। चलिए ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है सम्राट, ठीक है सम्राट। क्रांतिकारियों की धरती रही है, क्रांति की धरती रही है बिहार। जी महान जयप्रकाश नारायण साहब ने बिहार नहीं पूरे देश में क्रांति लाई। उनके दो शिष्य हुए जो भी वर्तमान में अपने एक सरकार में है, एक विपक्ष में है। एक माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी, एक लालू प्रसाद यादव जी। एक उनका शिष्य हैं, एक उनके शिष्य हैं जो बिहार को, जिन्होंने इंजीनियर होने के नाते बिहार के पूरे आर्किटेक्चर को बदल दिया। और एक उनके शिष्य हैं जो गायों का चारा खा रहे हैं, जमीन के बदले नौकरी दे रहे हैं, पटना में बैठ के बड़े बड़े लोगों गरीबों का शोषण कराते थे। गरीब जो जिस दलित को उठाने की ये बात कर रहे हैं, उन दलितों का जमीन लूटने का काम किया है, उन दलितों को शोषित करने का काम इन लोगों ने मिलकर किया है। एक दलित आईएएस की पत्नी के रेप करने का काम इन लोगों ने किया है। ये लोग शुरू से सिर्फ मुंह से कहने के लिए दलितों के हितैषी थे, इन्होंने कभी दलितों के लिए काम नहीं किया है। ये लोग सिर्फ उनको लूटना जानते हैं, उनको ये लोग हे दृष्टि से देखते हैं, बहुत नीची दृष्टि से ये लोग देखते हैं। इनका मुखौटा है सिर्फ, ये लोग बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की शिक्षा पढ़ी है, शिक्षा ग्रहण की है, वो है थेथरलॉजी। ये लोग सिर्फ थेथरलॉजी जानते हैं, ये लोग सिर्फ लाठी डंडे की बात जानते हैं। ये लोग किसी पे लाठी चला सकते हैं, ये लोग किसी पे डंडा चला सकते हैं, ये लोग बिहार की बात, विकास की बात नहीं कर सकते, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, ये महिलाओं को महिलाओं को घर से बाहर निकलना दूभर था।
पुरुषों को घर से A to बाहर Z निकलना कब से हो गए? चाहिए। आज महिलाएं देखिए जीविका दीदी के रूप में, हर चीज के रूप में सबसे अग्रणी में है, सबसे अग्रणी पंक्ति में महिलाएं खड़ी है। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, हर चीज महिलाओं को, छोटी बच्चियों को साइकिल मिला, लैपटॉप मिला, उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये सब एनडीए की सरकार में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, और इन लोगों ने अपने कार्यकाल में किया था। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। जी सम्राट। ये राजद जो हम लोगों को कहते हैं कि आप 15 साल के पहले क्या रट रहे हैं। तेजस्वी जी जब बीच में उप मुख्यमंत्री बने थे, आप वीडियो देखिएगा, तेजस्वी जी के आवास में एक बुजुर्ग महिला पुरुष पति पत्नी बुजुर्ग दंपत्ति कम से कम 8 घंटे सुबह से लेकर रात के 8-9 बजे तक वो लोग गेट पे खड़े रहे। इन लोगों ने गेट से भगाने का काम किया जब ये मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, क्षमा चाहूंगा। और जैसे ये सरकार सत्ता से बाहर गए, ये गरीब और दलितों की बात करते हैं, ये शोषितों की बात करते हैं। ये लोग, इन लोगों ने कभी किसी गरीब के लिए नहीं किया। इन्होंने किया, अपने आप को अमीर बनाया, अपने आप को और बड़ा बनाने का कोशिश, क्योंकि बैठे बैठे इन लोगों को मलाई मिला हुआ है। अच्छा ठीक है सम्राट, एक मिनट सम्राट, दिनेश पाल, मुझे 5 चीजें गिना दीजिए जो लालू प्रसाद यादव की सरकार के रहते बिहार के विकास के लिए हुई। आपको बोलने नहीं दे रहे हैं बीजेपी और एलजेपीआर के लोग। आप स्वतंत्र होकर मुझे 5 बड़ी चीजें बताइए जो लालू यादव ने बिहार के लिए की। मैं 10 पे जा ही नहीं रहा हूं, 5 बता दीजिए, बताइए। कर लीजिए। पहला, लालू जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस प्रकार से इन लोग बीपी मंडल साहब से भी मुख्यमंत्री होते हुए जब आग लगी थी, तो वहाँ पे बरौनी की जातिगत टिप्पणी की गई, गाली दी गई। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण दिया, सुन लीजिए, उनको जो गाली दी गई, लेकिन लालू यादव के बाद जिन्हें चरपाई, देखिए भूपेंद्र यादव हंस रहे हैं, सम्राट भाई भी हंसेंगे थोड़ी देर में। कम से कम सुनिए, उन्होंने एक स्वर देने का काम किया। दिनेश पाल जी, 5 काम बिहार के विकास के लिए चुनाव में किस मुद्दे पे? भूपेंद्र यादव मैं आ रहा हूं। दिनेश पाल जी, चुनाव में जा रहे हैं, मुद्दा क्या है? दिनेश पाल मुद्दा बताइए, मुद्दा छोड़िए, मुद्दा दिनेश पाल मुद्दा बताइए। दिनेश पाल मुद्दा, 5 मुद्दे जिसे लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं। छोड़िए बीजेपी को, छोड़िए एनडीए को, बताइए। उसके बाद बिहार में लालू जी के आने के बाद बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली आई थी। अच्छा, आरक्षण का पॉलिसी हुआ, उसका यूनिवर्सिटियां बनी, यूनिवर्सिटी में ये सब आप कहाँ भूल जाते हैं? टोटल पाल के नौकरी दिए हैं 94 में दरोगा के, जादूबंश के किसनौट को नहीं दिए। अब की एक नहीं, लगभग 5 या 25 साल गिना सकते हैं उनके काम। 16 गो पाल दरोगा है बिहार मेरे भाई, हम सब काम करके रखे हैं। आज भी लालू जी के रूप में स्थापित है। और रही बात 5 मुद्दे की, तो अब मुद्दा भी डाल लीजिए। दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, पढ़ाई वाली सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। कहाँ सिंचाई है? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, एकदम खराब स्थिति है विश्वविद्यालयों की। उसके बाद माई बहन योजना लेके आ रहे हैं। गैस 500 में देने की बात है, या 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की बात है। ये सब हमारे एजेंडे हम आ रहे हैं। चलिए, देने की बात आ रही है, भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव चलिए बोलिए। अभी जो बोल रहे थे, हाँ सम्राट, ये गरीबों के मसीहा है लालू जी। ये सिर्फ और सम्राट को लालू जी सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के मसीहा हैं, किसी गरीब के मसीहा नहीं है। सारे बलात्कारी आपके पार्टी में भरे हुए हैं। ये सारे अपराधियों के मसीहा हैं। इनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। मैंने कहा था पहले, ये लोग सिर्फ थेथोलॉजी जानते हैं, इनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। तो कहां से कहानी उठा रहे हैं, दवाई, सिंचाई और ये कर रहे हैं। हाँ, 2500 रुपए की जो बात कर रहे हैं, देखिएगा जैसे यूपी में एनडीए की सरकार बनने के बाद इन लोगों ने जो वादा किया था मुस्लिम महिलाओं को और गरीब महिलाओं को देने का, और चुनाव हारने के बाद रिजल्ट के अगले दिन आप लोगों ने भी खबर दिखाया था सबसे प्रमुखता से कि अगले दिन महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस दफ्तर चली गई थी, तो पैसा मांगने के लिए कहीं फिर से वही होगा। एनडीए की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, और ये महिलाओं को कौन सा 2500 रुपया देंगे हुए हम लोग देखेंगे। एक बार आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं। ठीक है, भूपेंद्र यादव ठीक है। दिनेश पाल आ रहा हूँ, दिनेश पाल जी को पहले म्यूट करिए। दिनेश पाल एक मिनट, दिनेश पाल सुन लीजिए दिनेश पाल। भूपेंद्र यादव गो एड, प्लीज गो।
दिनेश पाल जी ये बोल रहे थे लालू जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं अमित भाई कि एक कहावत है बिहारी भाषा में कि अमर सिंह को मरते देखा धनपत झारे पुआल और लक्ष्मीनिया के तन बस्तर नाही और सबसे हमर ठेकपाल। तो लालू जी को ठीक उसी प्रकार तेजस्वी पाल ही उनको नजर आते हैं बिहार के अंदर में। बिहार का कोई जदुवंश का बेटा नहीं आता है। ये है स्थिति इनके साथ, और ये लोग पूरे बिहार को जलता हुआ बिहार बनाने में लालू जी लगा दिए रे भाई। पूरे जदुवंश को बैक में ठेल दिए। इन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया। मैं पूछना चाहता हूं अपना नेता मानते हैं आप, जैसे भाई दिनेश पाल से कि चरवाहा विद्यालय से कई गो मैट्रिक पास किया। ये पूरा जदुवंश का बेटा इस टीवी चैनल से सबको जो है ना परिचय है। आप बताओ ना कि कितने को चलिए ठीक है, चरवाहा विद्यालय तमाम से तीनों पैनल्स का पास कराया। ठीक है। भूपेंद्र यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सम्राट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश पाल, थोड़ा तैयारी कम है आपकी। मेरा मशवरा आपको है कि आप टीवी डिबेट पर आए तो थोड़ा सा और तैयारी कर आए। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार को लेकर एक बड़ी बात मैं आपको समझाऊं। लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कोई भी बिहार में जाकर कितनी भी बड़ी रैली कर ले, लेकिन बिहार की नब्ज को टटोलना इतना आसान काम नहीं है। प्रशांत कुमार यानी पीके जैसा शख्स भी बिहार को नहीं समझ पाया, जिसने दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में स्ट्रैटेजी बनाई थी। बिहार का अपना मिजाज है, बिहार का सोचना अलग है। बिहार सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं खाता है, सियासत भी करता है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।